नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, आज आपको अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों के बारे में बताने जा रही हूँ। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स? देर आर 5 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट इज consumption. Second is production. Third part is exchange, and fourth part is distribution, and fifth and final part is public finance. अब हम इन पांचों विभागों को विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन से हम स्टार्ट करते हैं। एक कोटेशन जो आपको सभी को ध्यान होगा कि अर्थशास्त्र का आदि एवं अंत उपभोग को बताया गया है, अर्थात अर्थशास्त्र का प्रारंभ भी उपभोग से होता है और अर्थशास्त्र का अंत भी उपभोग पर ही आकर के हो जाता है। इसको मैं आपको अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले हम चलना शुरू करते हैं कंजम्पशन से। कंजम्पशन यानी उपभोग। विभिन्न उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। उपभोग जिसमें हम मुख्य रूप से उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। उपभोग जिसका मेन कैरेक्टर होता है उपभोक्ता, अर्थात उपभोग की फील्ड में जिन चीजों का अध्ययन किया जाता है वो सारी चीजें एक उपभोक्ता से संबंधित होती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि अर्थशास्त्र के इस प्रथम विभाग के अंतर्गत हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आवश्यकता के बारे में, उपयोगिता के बारे में, उपभोग के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि एक उपभोक्ता जो है वह किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपभोग करता है, उसे वस्तुओं से उपयोगिता की प्राप्ति होती है। प्रत्येक उपभोक्ता का एक परम लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य होता है हाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, अर्थात प्रत्येक उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। उपभोक्ता, मान लीजिए कि उपभोक्ता एक पिक्चर है और इस पिक्चर का मेन कैरेक्टर है उपभोक्ता। उपभोग मूवी जिसका मेन कैरेक्टर उपभोक्ता। इस उपभोग से रिलेटेड जो मेन कैरेक्टर है उपभोक्ता, वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए अर्थव्यवस्था में मांग प्रस्तुत करता है। तो सर्वप्रथम इस उपभोग की फील्ड से निकल करके आती है वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड, अर्थात मांग। मांग अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत हो चुकी है। अब अगला कार्य है इस मांग की पूर्ति करना। अब हम फर्स्ट पार्ट से निकल करके सेकंड पार्ट में एंटर करते हैं, विच इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन का क्या अभिप्राय है? किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन उत्पत्ति के 5 साधनों के द्वारा मिलकर के किया जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, ये 5 उत्पादन के साधन माने गए हैं। ये पांचों साधन मिलकर के किसी भी वस्तु का उत्पादन करने का कार्य संपादित करते हैं। इस उत्पादन को भी अगर हम ये माने कि उत्पादन एक मूवी है, इसका मेन कैरेक्टर है प्रोड्यूसर, अर्थात उत्पादक। उत्पादक के व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन इस उत्पादन के अंतर्गत किया जाता है। जिस प्रकार एक उपभोक्ता का लक्ष्य हाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी होता है, ठीक उसी प्रकार से एक उत्पादक का लक्ष्य हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है। एक उपभोक्ता के सामने साधन सीमित होते हैं, साध्य अनंत, अर्थात एक उपभोक्ता की आय सीमित है परंतु उसकी आवश्यकताएं अनंत होती हैं। तो उपभोक्ता का लक्ष्य होता है उन सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा किया जाए कि प्राप्त होने वाली उपयोगिता को अधिकतम किया जा सके। ठीक उसी तरह से उत्पादन की फील्ड में जो उत्पादक है उस उत्पादक का भी एक लक्ष्य है, एक अभिष्ट है, और वो अभिष्ट है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी अपने लाभों को अधिकतम किस प्रकार से किया जाए। उपभोक्ता के व्यवहार और उत्पादक के व्यवहार में बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार एक उपभोक्ता के लिए साधन सीमित है, उसी प्रकार से एक उत्पादक के पास में भी उत्पादन करने के लिए साधनों की जो टोटल सप्लाई है वो लिमिटेड होती है और उसके साध्य अनंत है। साध्य अनंत होने का मतलब कि उत्पादन के 5 साधनों को एक साथ लेकर के एक उत्पादक किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है।
लेकिन एक उत्पादक किस वस्तु का उत्पादन करे, उसे किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिससे कि उसको प्राप्त होने वाले लाभों को अधिकतम किया जा सके। तो इस उत्पादन की फील्ड में हम उत्पादन के बारे में, उत्पादन फलन के बारे में, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में और उत्पादन से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात प्रोडक्शन में उत्पादक जो मेन कार्य करता है वो उसका कार्य सप्लाई के रूप में निकल करके हमारे सामने आता है। कंजम्पशन से निकल करके आई थी डिमांड और प्रोडक्शन से निकल करके आई है सप्लाई। अब हम इकोनॉमिक्स के थर्ड पार्ट में एंटर करते हैं, विच इज एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। अब किस चीज का आदान प्रदान? कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उन वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये कार्य एक्सचेंज की फील्ड में संपादित किया जाता है। जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों के इंटरेक्शन से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, अर्थात कीमत का निर्धारण किया जाता है। जब कीमतों का निर्धारण कर दिया जाता है तो वस्तुओं को एक्सचेंज करने के लिए वस्तु को पहुंचाया जाता है मार्केट तक। हम वस्तु बाजार से खरीद करके लाते हैं। हम सब जानते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन फैक्ट्रीज में हुआ है, लेकिन वस्तुओं का विनिमय बाजार के अंतर्गत किया जाएगा। तो एक्सचेंज में हम बाजार किसे कहते हैं, बाजार के विभिन्न प्रकार, बाजार के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत अध्ययन को हम इस एक्सचेंज की फील्ड के अंतर्गत करते हैं। इस तरह एक्सचेंज जिसमें हम डिफरेंट मार्केट्स की स्टडी करते हैं। बाजार वह स्थान जहां पर वस्तुओं, सेवाओं और साधनों का क्रय विक्रय किया जाता है। बाजार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। समय के आधार पर, स्थान के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को बांटा जाता है। प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकारी बाजार, द्वयाधिकारी बाजार, कई प्रकार की श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस एक्सचेंज के अंतर्गत हम मार्केट की विभिन्न स्टेट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के बारे में, विभिन्न स्थितियों के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं एक्सचेंज में। जब बाजार में वस्तुएं और सेवाएं पहुंच जाती हैं तो वहां पर उनका विनिमय करने का कार्य संपादित किया जाता है। वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंच जाती है और जो पैसा है जिसे वो कीमत के रूप में चुकाते हैं वो मार्केट में आ जाता है। अब एक समस्या क्या कि ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है ये पैसा किसका है, इसे किसके मध्य बांटा जाए। दैट मीन्स हम अब थर्ड पार्ट से निकल करके फोर्थ पार्ट में एंटर करते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण। तो यहां मार्केट में जो मनी इकट्ठा हुई थी, जो पैसा इकट्ठा हुआ था, किस चीज से, वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से जो मुद्रा इकट्ठी हुई थी उस मुद्रा पर किसका अधिकार है और उसे किसके मध्य बांटा जाए। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि ये मुद्रा किसकी है, इस प्रश्न का जवाब हमारे पास में है क्या कि इस पैसे पर किसका अधिकार है, इस पैसे पर उत्पादन के विभिन्न साधनों का अधिकार है। उत्पादक का अकेले का नहीं अपितु उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन उत्पादक अकेला नहीं कर सकता है, बल्कि वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एक साथ प्रयुक्त करके ही वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल जाता है कि ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है इस पैसे पर उत्पादन के विभिन्न साधनों का अधिकार है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि ये पैसा किसका है ये पता चल गया, लेकिन अब इसे किस प्रकार से बांटा जाए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के मध्य, इस समस्या का समाधान हम वितरण के विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से करते हैं। प्रारंभ में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने वितरण का सीमांत उत्पादक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिस सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि साधनों को जो प्रतिफल दिया जाएगा वो उनके द्वारा प्रस्तुत सीमांत उत्पादन के अनुपात में दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीमांत उत्पादन का आकलन करना इतना आसान नहीं है और बाद में यह प्रतिष्ठित सिद्धांत फेल साबित हो गया था। इसके स्थान पर आधुनिक सिद्धांत आया वितरण का, और वितरण के आधुनिक सिद्धांत के द्वारा हमें यह बताया गया कि किसी भी साधन की कीमत का निर्धारण ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे कि वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है, अर्थात साधन की मांग और साधन की पूर्ति मिलकर के किसी भी साधन की कीमत का निर्धारण करेंगी। और इस प्रकार से साधनों की कीमतें जब निर्धारित हो जाएंगी तो उस सिद्धांत के आधार पर भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, संगठनकर्ता को वेतन और साहसी को लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। तो वितरण से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उन समस्त सिद्धांतों का अध्ययन डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर ये जो मनी मार्केट में इकट्ठा हुई थी उसको विभिन्न लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। परिणाम क्या होता है कि पैसा लोगों के पास पहुंच जाता है।
किन लोगों के पास? उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के पास। उत्पत्ति के विभिन्न साधन केवल उत्पादन के साधन ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ वे उपभोक्ता भी हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम एक कोटेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि व अंत दोनों कहा गया है। किस प्रकार से उपभोग अर्थशास्त्र का आदि और अंत दोनों है? हमने उपभोग से चलना शुरू किया था और चलते चलते हम उपभोग से प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन से एक्सचेंज पे और एक्सचेंज से हम डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचे और डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच करके हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वितरण की प्रक्रिया संपादित की जाती है, उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी आय प्रदान कर दी जाती है, लोगों की जेब में पैसा आ जाता है। जब जेब में पैसा आता है तो पहला कार्य व्यक्ति क्या करता है? वो पुनः मांग प्रस्तुत करते हैं। अर्थात हम यहां से पुनः कहां पहुंच गए? पुनः हम कंजप्शन में पहुंच गए। तो इस प्रकार से हमने उपभोग से चलना शुरू किया और ये चक्र पूरा करके हम पुनः उपभोग पर पहुंच जाते हैं। अर्थात पुनः वही प्रोसीजर प्रारंभ हो जाता है। पुनः वस्तुओं और सेवाओं की मांग प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके पश्चात उस मांग को पूरा करने का कार्य उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा संपादित किया जाएगा। जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो जाएगा तो उसके पश्चात एक्सचेंज के अंतर्गत विनिमय की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उन वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा, बाजार का अध्ययन किया जाएगा। फिर जब वस्तुएं बेच दी जाएंगी तो उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसके वितरण का कार्य संपादित किया जाएगा और जब वितरण की प्रक्रिया संपादित हो जाती है, लोगों को आय प्राप्त हो जाती है, तो पुनः उपभोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह हमारे प्रश्न का ये जवाब मिल जाता है कि उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि व अंत दोनों कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस यानी राजवित्त या राजस्व। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जिस अर्थशास्त्र के जिस क्षेत्र में हम राज्य की आय और व्यय का अध्ययन करते हैं वह क्षेत्र कहलाता है राजस्व। किसी भी राज्य को अपने आर्थिक क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए आय प्राप्त करनी जरूरी है और आय प्राप्त करने पर ही वह व्यय कर सकता है। तो राज्य किन मदों से अपनी आय अर्जित करता है, किन मदों से और किन तरीकों से एक राज्य के द्वारा, एक सरकार के द्वारा आय की प्राप्ति की जाती है। सरकार की आय का प्रमुख स्रोत जो है वो है कर। सरकार कर के द्वारा और विभिन्न तरीकों के द्वारा, शुल्क के द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रयासों से सरकार जो आय अर्जित करती है, उस अर्जित आय को सरकार पुनः हमें पर व्यय कर देती है। सरकार सार्वजनिक व्यय करती है, सरकार शिक्षा पर व्यय करती है, चिकित्सा पर व्यय करती है, परिवहन के साधनों पर व्यय करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करती है। तो एक तरफ तो सरकार आय प्राप्त करती है, किससे? सरकार हमी से आय प्राप्त करती है और सरकार हमी पर व्यय कर देती है। जब सरकार हमसे आय प्राप्त करती है, स्पेशली जब हम पर सरकार कर लगाती है, तो हमें कष्ट का अनुभव होता है। जब व्यक्ति की जेब से पैसा निकलता है तो उसको अनुपयोगिता की प्राप्ति होती है, उसे कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन उसी पैसे को जब सरकार व्यक्तियों पर व्यय करती है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, तो व्यक्तियों को उपयोगिता की प्राप्ति होती है। इस पब्लिक फाइनेंस में हम अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, आर्थिक कल्याण का अध्ययन करते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक तराजू के दो पलड़े हैं। एक पलड़े में हम अनुपयोगिता को और दूसरे पलड़े में हम उपयोगिता को रख करके देखते हैं। अगर किसी राज्य में उपयोगिता और अनुपयोगिता का स्तर समान है तो इसका मतलब उस राज्य में आर्थिक कल्याण की स्थिति ठीक ठाक है। यदि किसी राज्य में उपयोगिता अधिक प्राप्त हो रही है लोगों को, अर्थात कर देने में और विभिन्न प्रकार की फीस, शुल्क इत्यादि चुकाने में कष्ट का अनुभव कम हो रहा है, जबकि सरकार जो व्यय कर रही है उससे उपयोगिता की प्राप्ति अधिक हो रही है, उपयोगिता का पलड़ा भारी और अनुपयोगिता का पलड़ा हल्का है, तो वह राज्य निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण करने वाला राज्य कहलाएगा, या कह सकते हैं कि उस राज्य में आर्थिक कल्याण की स्थिति बहुत अच्छी है। परंतु यदि किसी राज्य में व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता का पलड़ा भारी है और उपयोगिता का पलड़ा हल्का है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस राज्य में आर्थिक कल्याण की स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात लोगों का आर्थिक कल्याण नहीं हो रहा है। तो इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी सरकार के द्वारा आय और व्यय का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से आज आपने देखा कि अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस।